अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, तारीख पर तारीख के बाद बिलाखिर हतमी तारीख आ गई है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले एहलकार मुहैया करें, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध सेक्रेटरी एहलकार तैनात करें। सिंध हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल देने का हुक्म दे रखा है। 15 नवंबर को सिंध हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इलेक्शन कमीशन में पेशी के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर इंतखाबात करवाए गए तो अमन अमान की जमानत वो नहीं दे सकते। माजी की तरह के वाक़यात मुतवक्की हैं, इसलिए 90 रोज के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। इसी तरह MQM की जानिब से वसीम अख्तर ने भी इंतखाबात मुलतवी करने के हक में दलाइल दिए थे। अब तहरीक इंसाफ के वकील ने इंतखाबात के लिए इनकाद के लिए दलाइल दिए, जबकि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी ने सिफारिश की थी कि इलेक्शन अभी ना करवाए जाएं। सिंध हुकूमत ने 17,000 पुलिस नफरी की शॉर्टेज का मौक़िफ़ अपनाया था और कहा था कि हमारी नफरी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ है। और सिंध हुकूमत ने यह भी कहा था कि हमारे 10,000 एहलकार एक सियासी जमात के धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नाज़रीन, विफाक ने हमसे ये नफरी तलब की है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया था और इस पर इलेक्शन कमीशन ने यह तजवीज़ दी थी कि पंजाब हुकूमत से एहलकार लेकर ये शॉर्टेज पूरी की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने सैलाब को बुनियाद बनाकर इन शहरों में इंतखाबात 2 से 3 बार मुलतवी करवाने की दरखास्तें दी, जो मंजूर भी होती रहीं। ताहम इस बार इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। प्रोग्राम में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तफसीली बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। PSP से अरशद बोहरा साहब हमारे साथ हैं, जबकि MQM से रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पहले रेहान हाशमी साहब, आप जरा दें कि आज सुना है कोई राबता कमेटी की मीटिंग भी हुई है। इस सिलसिले में इस मीटिंग में कोई बात की गई है और ये जो आज का फैसला है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, MQM इसको किस नज़र से देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें MQM पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही बल्दियात को एम्पावर्ड करने और बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर उसके इनेकाद करने के हवाले से हमेशा वोकल रही है मुख्तलिफ फोरम पे, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो असम्बली में हो, चाहे वो लेजिस्लेशन और लिटिगेशन के मामलात हों, आर्टिकल 148 के इतलाक़ का मामला हो, बेइख्तियार मेयर के हवाले से जो स्लोगन डेवलप किया और बाकी तमाम पार्टीज़ ने उसको बाद में अडॉप्ट किया कि एम्पावर्ड मेयर होना चाहिए, वो सारा MQM का ही बेसिकली इनिशिएटिव था। देखें, आज एक जो फैसला हुआ है उसके हवाले से हमें इंतहाई ताज्जुब है कि ख़ास तौर पर एक इंस्टीट्यूशन जिसका काम है कि वो पासदारी करे लोगों के हकूक़ को मुनसिफाना तकसीम करने से, जबकि देखने में ये आया है कि हमारी जो रिजर्वेशन कोर रिजर्वेशन है वो डिलिमिटेशंस के हवाले से है। कराची की अगर एक UC 1 लाख नफूस पे मुश्तमिल है बिलफर्ज, तो दूसरी जगहों की UC 20,000 नफूस पे मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि डिलिमिटेशंस में गैर मुनसिफाना अंदाज इख्तियार किया गया और इसी बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम और सीटों की तादाद का तयन होता है कि आपने कराची में 1 लाख लोगों पे मुश्तमिल एक UC बनाई अप्रॉक्सीमेटली, और अगर अंदरून सिंध आपने 20,000 अफराद पर मुश्तमिल एक UC बनाई, तो एक तो रिजर्वेशन ये है हमारी। इसकी वजह से ना सिर्फ फंड्स के वसाइल के तकसीम में बेराबतगियाँ पैदा होते हुए नजर आएंगी, आपको बेरब्त होगा तमाम चीज़ें। रेहान हाशमी साहब, यही वो रिजर्वेशन है जिसकी बुनियाद पर अभी तक MQM ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने के हक में थी? मैं दूसरी रिजर्वेशन का भी बता दूं। ये तो एक कोर रिजर्वेशन है। दूसरी रिजर्वेशन ये है कि आर्टिकल 140A यानी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, प्रोविंसेस के पास जो पावर्स हैं वो रूट लेवल तक उसको डेलीगेट करने की बात, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन जिसके हवाले से MQM ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसने पाबंद किया है कि सिंध गवर्नमेंट आर्टिकल 140A का इतलाक़ करे, वो बल्दियाती इदारे जो बल्दियात के पास होने चाहिए बल्दियात को दिए जाएं। अच्छा। तो अगर बिलफर्ज इस माहौल में और इसी कानून के तहत और इसी इंतखाबात होते हैं, तो क्या कराची वाले 4 साल तक बेइख्तियार मेयर का मामला दोबारा सुनते रहेंगे? इख्तियारात और वसाइल और महकमों के ना होने के वजह से मसाइल का शिकार कराची वाले दोबारा होते रहेंगे। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, लेकिन उन इलेक्शन से पहले
एक तो डीलिमिटेशंस के मामला कराची वालों के साथ सही, और दूसरा मामला आर्टिकल 140A का, यानी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, महकमे, इख्तियारात, वसाइल, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके हवाले से हमारी शदीद रिजर्वेशन और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर बात करती हैं। अब इन रिजर्वेशंस का क्या होगा? अब तो फैसला आ गया कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। इस पर मैं आपसे दोबारा कमेंट लूंगी। अरशद वोहरा साहब, एक तो ये जो रिजर्वेशंस हैं रेहान हाशमी साहब जो एमकेएम की जानिब से रख रहे हैं सामने, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? वाकई ये वैलिड है? दूसरी बात ये कि मुर्तज़ा वहाब भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर हुए तो अमन व अमान की क्या सूरत हाल होगी, इस पर वो कोई जमानत नहीं दे रहे। माजी की मिसालें वो दे रहे हैं कि माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। आइंदा इन हालात में अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो अब भी ये हालात और वाकयात पेश आ सकते हैं। क्या ये दोनों रिजर्वेशंस वैलिड हैं? ये दोनों खदशात ठीक हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहले तो जो आपने सिक्योरिटी के हवाले से कहा कि मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि 90 डेज़ का टाइम दें और 90 डेज़ के बाद जो है होने चाहिए। तो जो सिक्योरिटी 60 डेज़ में वो नहीं प्रोवाइड कर सकते इलेक्शन के लिए, तो क्या वो 90 डेज़ में एश्योरेंस उसकी वो किस बेस पर दे रहे हैं? क्या 30 दिन में ऐसा कौन सी जादू की छड़ी इस्तेमाल होगी जिससे कि वो सिक्योरिटी? और ये तो दीज इलेक्शंस आर ड्यू फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 years और जो है इससे भी शायद ज़्यादा। तो ये इलेक्शन तो हो जाने चाहिए थे। ये इलेक्शन डिले पर डिले। ठीक है, अभी इस वक्त एक सैलाब का इशू आया था, उससे पहले तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, तो ये इलेक्शन वक्त पर हो जाना चाहिए था। दूसरी बात जो रेहान हाशमी साहब ने की है, मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि डिलिमिटेशन और जो आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा ये करेगा कौन? ये तो हुकूमत करेगी ना, आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन और डिलिमिटेशन भी। तो मैं रेहान हाशमी साहब से सवाल करता हूँ कि क्या वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? जिस पीडीएम के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे कि जो है आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन होगी और जो है डिलिमिटेशंस के इश्यूज को, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो आवाम के बेनिफिट के लिए, या वो दूसरे बेनिफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनके लिए जो उनकी पार्टी ने ले लिए? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आवाम के इश्यूज हैं। आवाम को बल्दियाती हुकूमत चाहिए, आवाम को बाख्तियार बल्दियाती हुकूमत चाहिए, आवाम को बिल्कुल आर्टिकल 140A चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला आया मनोवन इसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखें इस कानून को, अभी जो है इसकी समरी तैयार हुई है, ये तो एक्ट जो है समरी तैयार होके मेरे ख्याल से असेंबली के एक इजलास के अंदर जो है आपने इस एक्ट को अप्रूव करना है, तो इसमें तो कोई टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो व्हाई कि ये इतने बड़े सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया था। अभी तक तो बस यही कहा गया था कि सैलाब मुतासरीन पर पुलिस फोर्स और सारी नफरी वहां सर्व की जा रही है। तैमूर तालपुर साहब भी आ चुके हैं। तैमूर साहब, वेलकम टू द शो। ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए अब जो सिंध हुकूमत की दरखास्त थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन अब हर हाल में होंगे, ये फैसला हो चुका है। क्या ये फैसला आपको खुले दिल से कबूल है? और इस फैसले के बाद अब सिंध हुकूमत ने क्या सोचा है तैयारियों के हवाले से? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई है जो फैसला आया है इनकी तरफ से, क्योंकि हम खुद ये चाहते थे। जिस तरह से आपने देखा कि पहले इलेक्शन का फेज एक हुआ और उस फेज में आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह से बरतरी मिली। पीटीआई तो किसी खाते में ही नहीं थी। 95% सीट्स जो हैं उन अज़ला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। तो हमें एक बार फिर से मौका अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है कि हम फिर से इनको बताएं कि बाकी पार्टीज की स्टैंडिंग क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम में मकबूलियत और स्टैंडिंग क्या है। ये एक मजबूरी थी पुलिस फोर्स की, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध ने और उनके साथ डीजी रेंजर्स ने भी यही दरख्वास्त की थी कि इस टाइम पर इलेक्शन उनके लिए कराने जरा मुश्किल होंगे। पर ठीक है, मुश्किल सही, नामुमकिन नहीं है। और हमें क्योंकि हुक्मनामा मिला है तो हुकूमत ने हमेशा अपने इदारों का इज्जत रखी है और जो उनके फैसले आए उनको हमने हमेशा इम्प्लीमेंट कराएंगे और आज भी इम्प्लीमेंट। अच्छा तालपुर साहब, आपको याद भी होगा कि गवर्नर सिंध ने नई हल्का बंदियों से मुतालिक सवाल उठाया था। अब नई हल्का बंदियों पर तो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या मौजूदा हल्का बंदियों के तहत अगर ये इंतखाबात होते हैं तो कराची के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, एमकेएम है, जमात इस्लामी है, पीएसपी से अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी रिजर्वेशंस हैं, ये रिजर्वेशन होते हुए क्या ये इंतखाबात पुरअमन माहौल में आप देख रहे हैं कि हो पाएंगे?
देखिए, ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये रिजर्वेशन उनको भी हैं, ये रिजर्वेशन हमें भी हैं। इन चीजों पे कुछ सीटों पे हम भी एतराज करके बैठे हैं एमक्यूएम के साथ साथ। बात ये नहीं है कि एतराज है या नहीं है, बात ये है कि एक हुक्मनामा आया है जिसको एमक्यूएम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और दीगर जमात हो, हमें ये हुक्म मानना पड़ेगा। अब हम ये इलेक्शन खुले दिल से करते हैं या ये इलेक्शन हम मजबूरी में करते हैं, इलेक्शन करना पड़ेगा। हमारी कोशिश थी कि हमें टाइम मिले, हल्का बंदियां वगैरह भी सब जो फरमाइश थी, जो जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर तरीका है वो हम कर लें। लेकिन तैमूर तारपुर वो नहीं हुआ तो वक्त और मजीद लेने का भी क्या फायदा? नई हल्का बंदियों को लेकर कोई काम तो शुरू नहीं हुआ सर? नहीं, हमारी नए हल्का बंदियों के हिसाब से हमारे जो कोalition पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत थी, कुछ प्रोग्रेस भी हुआ था, और अगर टाइम मिल जाता तो हम जिस तरह से जो काम करना चाहते थे वो अगले चंद माह में कंप्लीट कर सकते थे। अच्छा तालपुर साहब, मुर्तजा वहाब ने ये कहा था 15 नवंबर को जब वो पेशी पर गए थे तो उनकी जानिब से कहा गया था कि पुरअमन माहौल की वो जमानत नहीं दे सकते। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ खदशात थे जिनका उनकी जानिब से कहा गया था। ये भी कहा गया था कि माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिनसे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब के इंतखाबात को लेकर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया है। तो ऐसे माहौल में किस तरह से होंगे फिर बल्दियाती इंतखाबात? देखिए, जब आपके सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी मुश्किल है, जब आपकी पुलिस कह रही है कि इलेक्शन अभी मुश्किल है, हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा फोर्स की जो भी मिली, जब उनके साथ साथ रेंजर्स भी कह रही है कि हमें अभी इलेक्शन में मुश्किलात होंगी, तो ऑफकोर्स मुर्तजा वहाब साहब के खदशात हैं, उनके नहीं बल्कि हुकूमत के खदशात हैं। ये इलेक्शन आसान नहीं होगा, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि अब हमें हुक्मनामा जारी हो चुका है हुकूमत को, तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक, और इस पर जो दीगर स्टेक होल्डर हैं, कराची की जमातें, वो क्या समझती हैं, वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, इससे जुड़े सवालात भी मैं तैमूर तारपुर साहब आपसे करूंगी। रवा माह नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये बताया था कि पीपल्स पार्टी से तय मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है, जिसके तहत कराची और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का होगा। अगर पहले से ही तयशुदा है कि एडमिनिस्ट्रेटर किस जमात का होगा तो फिर इन इंतखाबात का क्या फ़ायदा है? इसी मामले पर अपने पैनल की राय शामिल करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले हम जरा सुनवा दें कि कामरान डिसोरी साहब ने कहा क्या था। एग्रीमेंट हमारा पीपल के साथ है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं डीएमसीज के और कराची एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद का, ये एमक्यूएम को मिलना है। इंशाल्लाह जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो बल्दियाती एक्ट है, डिलिमिटेशन की बात है, उस पर जैसे ही काम आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह ताला कराची में एडमिनिस्ट्रेटर जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का। तो अरशद वोरा साहब, ये आपने सुना कामरान डिसोरी साहब की गुफ्तगू, उन्होंने ये कहा था कि एमक्यूएम का होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर अगर ये बल्दियाती इंतखाबात होने से पहले ही डिसाइड हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेटर किस जमात का होगा, तो फिर इन इंतखाबात का क्या फ़ायदा सर? देखें, यही तो मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ, हमारी जमात की पहले दिन से ये डिमांड है कि जिस दिन बल्दियाती हुकूमत ख़त्म होती है उसके 90 दिन के अंदर आपका आईन पाकिस्तान कहता है इलेक्शन हो जाने चाहिए। जब नेशनल असम्बली के इलेक्शन जो है वो 90 दिन में हो जाते हैं, सूबाई असम्बली के इलेक्शन 90 दिन में हो जाते हैं, तो उस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है अवाम के साथ, अवाम के इश्यूज़ के साथ, उसके इलेक्शंस 90 डेज़ में करवाने से ये सब क्यों घबराते हैं? तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इस एक शक डाल के ये इसका हिस्सा बनाना चाहिए कि बल्दियाती इंतखाबात हमेशा 90 डेज़ के अंदर अंदर होने चाहिए जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हो। रहा सवाल ये कि देखें, आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस को भूल नहीं सकती। ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जो है ना, आप बल्दियात को नहीं चला सकते। एडमिनिस्ट्रेशन से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो है वो तकरीबन 7-8 साल जो है हुकूमत चलाई। इट डज नॉट डिलीवर एट ऑल। अवाम के साथ जो लिंकेजेस हैं, अवाम के साथ जो बॉन्ड है मुंतखब नुमाइंदों का, वो ख़त्म हो जाता है। और सरकारी अफसरों के आगे पीछे चक्कर लगाना, देखें एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है जब वो अपने इलाके में होगा, मौजूद होगा, इलेक्टेड होगा, तो उसके लोग उससे पूछ सकेंगे कि भाई ये हमारे यहाँ कचरा नहीं उठ रहा, ये हमारे यहाँ की सड़क नहीं बनी। यहाँ पर जरा आप अपना ये नुक्ता नजर बताएं कि अगर पीपल्स अपनी मकबूलियत का भी दावा कर रही है, जो जवाब वो दे रही है कि पुलिस एहलकार कम थे या वो अभी इस सूरत हाल में नहीं थे कि ये बल्दियाती इंतखाबात करवा सके, मकबूलियत का दावा भी अपनी जगह है, उसके बावजूद ये कहना कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, अब तक ताखीर की वजह आपको क्या समझ आती है सर? ये सर
देखें ये मेरे हिसाब से तो ये जो है बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के हवाले से मैं कहूँगा कि देखिए पीपल्स पार्टी का ठीक है, पीपल्स पार्टी नहीं है, जिस तरह तैमूर ने कहा कि इंटीरियर सिंध में जो है विक्ट्री ली है, लेकिन आप हिस्टोरिकली देखें तो कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीती है। अच्छा। बहुत पहले कभी शायद जीती हो तो अलग बात है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए कराची और हैदराबाद के इंतखाबात से, कराची और हैदराबाद जो है वो सिंध के ज़ाहिर मेन अर्बन एरियाज़ हैं, इन इंतखाबात से भागना नहीं चाहिए, ये इंतखाबात करवाने चाहिए, इनको इनका जायज़ फंड्स मिलने चाहिए। असल देखें असल चंक जो है वो इनका फंड्स है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस NFC जो है अवार्ड जो है वो आपको डिविजिबल पूल से मिल जाता है, 1000 से 1200 अरब रुपए तक जो है वो हर साल मिल रहे हैं, तो आप उसमें यूनियन काउंसिल को हिस्सा आना चाहिए, PFC अवार्ड्स आपको देने चाहिए, डिविजिबल पूल में फार्मूला तय करना चाहिए। अब ये तो फैसला हो चुका है ना कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। आप समेत मैं मेहमानों से एक सवाल ये जरूर पूछूंगी कि आपकी जमात की इन इंतखाबात को लेकर तैयारी क्या है। सबसे पहले आप बता दें कि PSP की क्या तैयारी है, क्या टेक है इन इंतखाबात को लेकर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। हमने एक दिन भी जितनी दफ़ा भी डिले हुए हैं इलेक्शंस और जो है नई डेट्स आई हैं, हमने अपनी मुहिम को, हमने अपनी इंतखाबी मुहिम को बिल्कुल जो है रोका नहीं और एक कंटिन्यूस एफर्ट के साथ हमारे लीडरान ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अवाम में तकरीबन रोज़ाना जो है वो किसी न किसी इलाके में होते हैं, तमाम इलाकों में जो है वो जाकर लोगों से मिलते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी अच्छी तरीके से मुकम्मल है और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अवाम इस दफ़ा हमें ज़रूर मौका देंगे। तैमूर तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तैयारी क्या है? और अरशद बोहरा साहब ये कहते हैं कि मकबूलियत होगी पीपल्स पार्टी की लेकिन कराची और हैदराबाद में नहीं है, ये माजी का किस्सा है। नहीं, मैं समझता हूँ जिस तरह से और जिस वेलोसिटी से कराची की खिदमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हैदराबाद में खिदमत की है, जिस तरह से सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब साहब मेहनत कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए, तो ये सब चीजें हमारे सामने हैं। आपने देखा है कितने लोग नए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं इन शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, कितने नए लोगों ने शमूलियत की है अलग अलग जमातों को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो हमारा जो मेहनत है वो इंशाल्लाह ताला वो रंग लाएगी और बहुत जल्द लाएगी। इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूँ और खुश हुआ हूँ कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। मुश्किलात हमारे लिए जरूर होंगी पर जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में होगा। अब रेहान हाशमी साहब, बातें आपने सुन ली PSP की भी और पीपल्स पार्टी की भी। आप MQM की जमात की तैयारी बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात को लेकर कितनी तैयारी है, और मुआहिदे तो आपके पीपल्स पार्टी के साथ पहले से हो चुके हैं, ये भी डिसाइड हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जमात से होगा, लेकिन फिर भी MQM ने क्या तैयारी कर रखी है? आप पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे कराची और हैदराबाद में? देखिए मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, MQM का जो कोलिजन है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है। अच्छा। और ये वही वर्किंग रिलेशनशिप है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तमाम मुतालबे, वो तमाम नुकात, चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, कोटा सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी का क़याम हो, PFC के ज़रिए फंड्स के वसाइल की तकसीम हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ये वो तमाम मुतालबात थे जो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक मुआहदा तय हुआ, जो पहले सिर्फ मुतालबात थे, आज रिटन फॉर्म में कंसेंसस डेवलप होकर रिटन फॉर्म में मौजूद है। और पीपल्स पार्टी के साथ मेरे ख्याल दर्जन भर से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं लोकल गवर्नमेंट के कानून के इतलाक़ के लिए, और यकीनी तौर पर उसमें क्योंकि लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, एक लेंदी प्रोसीजर है, वो अभी रिसेंटली चंद महीनों से शुरू हुआ है। और हमारी रिजर्वेशन भी यही है कि देखें, आप अगर सुनना चाहते हैं कि 4 साल तक कोई भी मेयर आए और वो यही मुसीबतें उठाता रहे और कराची की आवाम मुसीबत सहती रहे कि ना वसाइल हो, ना फंड हो, ना मुताल्लिका महकमे हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, SBCA, ना ही जो PFC से जो मिलना चाहिए वो पैसा हो, तो फिर क्या किस काम का ये इलेक्शन? और वो तमाम जमातें जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ नेगोशिएशंस के दावे कर रहे थे कि जनाब हमने मुतालबात मनवा लिए, वो आज खामोश क्यों बैठे हुए? उनको चाहिए ना कि जो काम MQM ने किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गई MQM, सुप्रीम कोर्ट से इस बात को इंडोर्स करवाया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आई और उस ऑर्डर्स की पासदारी चाह रही है MQM, और क्या चाह रही है? लेकिन हम तो इस बात से कतई नजर है कि जनाब रेहान हाशमी साहब, हर मामला बिलाखिर अदालत में क्यों पहुंच जाता है? अदालतों तक क्यों जाना पड़ता है फिर? देखें, ये इसमें मानना पड़ेगा कि पॉलिटिकली हम मैच्योर नहीं है ना, मिन हैसुल कौम। हम पॉलिटिकली अगर मैच्योर हों और लोगों की बही ख्वाही का सोचें
और पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने का जो कल्चर है हमारा मुख्तलिफ तरीके से, चाहे वो डिप्राइव करके वसाइल, मुझे एक कमेंट अरशद वोहरा साहब से भी लेना है। अरशद वोहरा साहब, इन इंतखाबात की शफाफियत को लेकर अभी से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आप समझते हैं कि कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर ये बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन होने के साथ साथ शफाफ भी हो पाएंगे? देखिए, आई हैव ऑल द डाउट्स, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जिस तरीके से सिंध में, अंदरून सिंध में जो इंतखाबात हुए, जिसको ये कहते हैं कि हमने क्लीन स्वीप किया है, तो वो आपने देखा वहाँ पे पुलिस भी वोट डाल रही थी और पुलिस वोट भी गिन रही थी और तमाम सरकारी अफसरान जो हैं वो जिस तरीके से इन्वॉल्व थे वोट डालने में भी और वोट गिनने में भी, तो ये उनका काम ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि शफाफियत इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन, लेकिन अवाम को चाहिए, ये अवाम के हुकूक की जंग है, अवाम के अवाम आपका कमेंट आ गया। अरशद वोहरा साहब, तैमूर तालपुर साहब, रेहान हाशमी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुफर टूटा है खुदा खुदा करके। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की डेट अनाउंस की गई है। 15 जनवरी 2023 के लिए कहा गया है कि इलेक्शन होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब शो में हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ब्रेक से पहले आपके दीगर जमातों के दोस्त पीपल्स पार्टी से, PSP से, MQM से हमारे साथ मौजूद थे। तकरीबन माशाल्लाह सभी खुश थे बल्दियाती इंतखाबात को लेकर, खुले दिल से इस फैसले को तस्लीम कर रहे थे। कुछ रिजर्वेशंस भी थी उनकी। आप इस फैसले को लेकर किस हद तक मुतमईन हैं? आपका रद्दअमल क्या है? नहीं, जाहिर है, तो एफर्ट ही हमने की थी, बाकी पार्टियां तो भाग रही थी, फरार इख्तियार कर रही थी, और एक तरफ जमात इस्लामी थी और एक तरफ तमाम जमातें थीं। लेकिन हमने मुकदमा लड़ा इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और बिलाखिर अब ये डेट आ गई है। मैं समझता हूँ कि अब मज़ीद गुंजाइश ही नहीं है कि इसको डिले किया जा सके और अब इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपने इक़दामात से ये बात साबित करनी होगी कि वो इलेक्शन कराने में और शफाफ इलेक्शन कराने में कितने संजीदा किस किस्म के इक़दामात इन्हें आगाज़ करना होगा। हाँ, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, पहला कदम तो उन्हें उठाना चाहिए कि जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है, उन्हें वो कहें कि आप बरतरफ हों और इंतज़ामी एतबार से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एक अबूरी पीरियड में होना चाहिए, उसका तकर्रुर हो। तो इससे पता चल जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं आप। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर कराना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन तमाम पोलिंग स्टेशन पर बाहर फ़ौज और रेंजर्स तैनात होगी पुलिस के साथ साथ, इसलिए कि जब तक ये नहीं होगा तो लोगों का एतबार और एतमाद नहीं होगा और लोग जो है वो जाकर एतमाद से वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि बदअमनी का ख़तरा होता है और हुकूमती पार्टियां ख़ास तौर पर पुलिस वगैरह का इस्तेमाल भी करती हैं, मदद हासिल करती हैं। तो ऐसे इसलिए अगर आप चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और उनका इख्तियार भी है, आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे को इलेक्शन के लिए बुला सकता है। इसलिए ये मसला ये है ही नहीं कि वो रिक्वेस्ट करें, बल्कि ये उनका इख्तियार है, वो बुलाएंगे तो उन्हें आना पड़ेगा। सर, आपका जो पहला मुतालबा है मुर्तज़ा वहाब साहब की बरतरफी को लेकर, इस मुतालबे को आपने सिर्फ फिलबदी एक मुतालबा किया है या फिर इसके लिए कोई पिटीशन आपने फाइल की है या मुस्तकबिल में आप पिटीशन फाइल करने का इरादा रखते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन में तो हमारे खतूत का जो है ना, वो एक किताब लिखी जा सकती है, वो मैंने उस दिन कहा भी था वहाँ इलेक्शन कमीशन की समात के दौरान, और हमने बार बार ये मुतालबा किया है कि आप अगर अनबाइज्ड इलेक्शन कराना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो वो सारे इक़दाम जो किसी एक पार्टी या हुकूमत को फेवर देने वाले हैं उस पर आप एक्शन लें। और मैं समझता हूँ कि हमारी ये जायज़ बात है कि इलेक्शन कमीशन ये कदम उठाए। तीसरी बात ये कि आरओज़ के हवाले से भी हमारी शिकायत हैं कि वो भी ज़ाहिर हुकूमत उनको इस्तेमाल करना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन अपना एक निज़ाम कायम करे जिसमें ये आरओज़ हुकूमत को सपोर्ट ना कर सकें। लेकिन सर, इसी इलेक्शन कमीशन पर आपने शुकूक और शुबात का इजहार भी किया था। इसी इलेक्शन कमीशन को आपने लेकर ये कहा था कि आज ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी और जानिब से इशारे ले रहा है, किसी और जानिब से इनको डिक्टेशन आ रही है। देखें, सीधी बात यह है, मुझे अफसोस होता है जब मैं किसी भी इदारे या इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये बात करता हूँ। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन ये इन लोगों के इक़दामात होते हैं जो ये सोचने पर भी और ये कहने पर भी मजबूर करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सही काम करेगा तो आप देखेंगे मुझे और मेरी पार्टी को कि सबसे ज़्यादा हम उनकी तारीफ़ करेंगे। हमें किसी की ना ज़ात से कोई मसला है ना इदारे से कोई मसला है, लेकिन अगर ये इदारा पीपल्स पार्टी की बी टीम बन जाएगा तो ज़ाहिर बात है तनकीद तो की जाएगी, इसलिए कि कोई भी तनकीद से बालातर नहीं है। हम फ्रेमवर्क में, आइन और जमहूरियत के फ्रेमवर्क में रहते हुए
हुकूमत पे भी और इन इदारों पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी तनकीद कर सकते हैं। तो हम जाहिर है कि ये इस तनकीद करते ही इसलिए कि ये लोग अपना सही काम करें। आज उन्होंने अनाउंस किया, हमने वेलकम किया है। कल ये बरतरफ करेंगे मुर्तजा वहाब को, हम ज्यादा वेलकम करेंगे। परसों ये फौज तलब करने की बात करेंगे और कहेंगे कि सब जगह पर फौज होगी। मुतालबे पर ये बरतरफ कर देंगे। यहाँ पर तो आपके सामने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने तो ये ऐलान भी कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा अब वो एमक्यूएम का होगा। तो आप पुराने की बरतरफी की बात करें, यहाँ पर तो नए आने वाले की तैनाती के हवाले से भी डिसीजन हो चुका है। असल में वो कुछ भी कहते रहे, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो मिलकर ही खेल रहे हैं। सर वो गवर्नर है सूबे के, उनकी बात का कोई वजन है, उनकी बात की कोई हैसियत है, कुछ वो कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात तो होंगे ना सर। देखिए एमक्यूएम के नॉमिनेटेड गवर्नर है ना, तो वो एमक्यूएम की ही बात करेंगे। और अगर कोई इस तरह की चीज चल रही है तो जब सामने आएगी तो हम देखेंगे। मेरा ख्याल है कि अब इतना आसान नहीं रहा है किसी के लिए भी कि वो किसी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है उसके ऊपर दूसरा नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर उनको हटा के लगा दें, तो फिर बात क्या बनी। इसलिए इसको चैलेंज भी करेंगे हम, और अभी भी कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन भी एक बाकायदा इदारा है, वहाँ पर भी कोर्ट लगती है, वहाँ पर भी समाअत होती है। हम खुद गए थे भी 9 तारीख को, और हमने 15 तारीख को, और हमने पूरा मुकदमा लड़ा था। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इस तरह के किसी भी इकदाम को फेवर न दे, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जितनी चीज शिकायत है लोगों की, आपका कहना ये है कि हाफिज साहब आप एडमिनिस्ट्रेटर की बरतरफी के लिए ऑफिशियली कोई पिटीशन फाइल करेंगे, इसको आप चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, हमने खुद पहले भी लिखे और मैं दोबारा भेजूंगा। उसको पिटीशन की हैसियत होती है। इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाली चीज़ें अगर वो एक अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया जाए आइन के फ्रेमवर्क में और कानून के, तो उसकी एक हैसियत होती है। और मेरा ख्याल है कि कोई जवाज़ नहीं है कि मजीद जो है वो इलेक्शन कमीशन तमाशा देखता रहे। तो उनको वो इक़दाम करने होंगे जिसके नतीजे में लोगों का एतमाद हो। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग तो इख्तियार की बात करते हैं, हमने तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने तो 29 दिन का धरना दिया है। तो अब जो वक्त है ना, 1.25 महीने, हम सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएंगे, कराची के इख्तियार और कराची के बल्दियाती जो हुकूक है उसकी तहरीक भी साथ साथ चलाएंगे। और उसके लिए अगर हमें कोई और भी इक़दाम करने पड़े, धरने वगैरह, वो भी देंगे। तो दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अब आपको इख्तियार भी देना पड़ेगा, इंतखाब भी कराना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 148 का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर किस तरह से बाख्तियार हुकूमत कोई बना सकेगा यहाँ पर? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो फिर अगर ये पार्टियां आपस में बस मीटिंगें ही करती रहेंगी, और देखें कुछ भी नहीं है ना अब तो। अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इख्तियार देना चाहते हैं और एमक्यूएम ये कहती है कि हम इख्तियार देना चाहते हैं, तो दोनों इत्तेहादी हैं। असम्बली का इजलास बुलाएं और उसके बाद तरामीम को पेश करें, फौरन पास हो जाएगा, इख्तियार मुंतकिल हो जाएगा। तो इसमें तो किसी रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये लोग इख्तियार का नारा उस वक्त लगाते हैं जब इंतखाब से भागना हो। हाफिज नईमुर रहमान साहब, इन इंतखाबात से पहले ही सवालात उठ रहे हैं शफाफियत को लेकर भी, और इस चीज पर भी मुर्तज़ा वहाब साहब अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं कि वो जमानत नहीं दे सकते कि पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात हो पाएंगे। नहीं, वो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और हुकूमत का काम है इलेक्शन कमीशन की मदद करे। वो इस तरह की बातें अगर कोई हुकूमत ये कर रही है कि हम जमानत नहीं दे सकते, तो इसका मतलब तो ये है कि उनको सोचना चाहिए, उनको पकड़ा जा सकता है इस पे, उनको तो बंद किया जा सकता है कि वो अगर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि हम जमानत। वो हुकूमत है भाई, फौज आप तलब कर सकते हैं आइन के आर्टिकल 245 के तहत, रेंजर्स आपके पास मौजूद हैं, पुलिस एहलकार आपके पास मौजूद हैं। झूठ बोल रहे हैं आप कि आपने इंटीरियर सिंध में लोगों को लगाया हुआ है। दिखा दें हमें 4 पुलिस वाले के जो काम कर रहे हैं वहां सैलाब ज़दगान के लिए। काम तो हम कर रहे हैं वहां पर, वहां भी हुकूमत काम नहीं कर रही, हम ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत और जमात इस्लामी और दूसरी एनजीओ। तो जाहिर है हाफिज नईमुर रहमान साहब के अदालती अहकामात आ गए हैं, अब एक डेट अनाउंस कर दी गई है मुकर्रर वक्त पर। अब बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन बनाना ये सिंध हुकूमत का भी काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी। हाफिज नईमुर रहमान साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक में, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। कराची के एक और मसले की बात करते हैं। लगता है कि शहर में जंगल का कानून है, क्योंकि जिसका दिल चाहता है कानून हाथ में ले लेता है। और इस बात का सबूत कराची के इलाके डिफेंस में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या है, जहां कार सवार ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार की जान ले ली। पुलिस का इस पर यह दावा है कि मुलजिम लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। मकतूल अब्दुर्रहमान शाहीन फोर्स में तैनात था। मकतूल का ताल्लुक बुनेर से बताया जाता है और अगले माह में इसकी शादी भी तय थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है। खुरम निसार 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। मुलजिम खुरम पर जिस खातून के अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया है वो कहाँ गई, अब तक कुछ पता नहीं चल सका। इस मामले पर DIG साउथ इरफान बलोच क्या कहते हैं वो आपको पहले दिखाते हैं। तो हमारे शाहीन वो गश्त करती है यहाँ पे, सारे कराची में गश्त करती है। तो ये भी 2 हमारे कांस्टेबल्स थे और ये
गिजरी थाने के कांस्टेबल थे, वहाँ पर गश्त कर रहे थे। तो अचानक इन्होंने देखा कि एक हथियार वाला आदमी है, वो एक लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके लेके जा रहा है। खातून जो कांस्टेबल हमें बता रहा है कि खातून जो ही हमने इसको रोका है तो वो खातून गाड़ी से निकल के भाग गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा कि वो कौन थी। और क्योंकि हमारा सारा फोकस अक्यूज के ऊपर है, नफरी की कमी की वजह से ये 4 एक जगह पर नहीं करते और इसकी फिर टीमें बन जाती हैं और फिर अलग अलग भी गश्त करते हैं। इस मामले पर नाजरीन कई सवालात जन्म ले रहे हैं, जैसे शाहीन फोर्स के एहलकार 4 की बजाय 2 क्यों गश्त कर रहे थे, खातून कहाँ है, कार का ताक़ुब करने के दौरान करीबी पुलिस मोबाइल वैन को इतला क्यों नहीं दी गई। इसी सारे वाक़े पर बात करने के लिए चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद है। अहमद, इस वाक़े की सिरे से क्या तफसील है, क्या अपडेट्स अब तक आ सकी हैं, क्या पेशरफ्त हुई है और ख़ासकर इस मुल्ज़िम की प्रोफाइल क्या है, इससे मुतालिक क्या कुछ मालूम हुआ? जी देखें, इस मामले पे जो तफ्तीश कर रहे हैं अफसरान, वो ख़ुद काफ़ी जो है वो इस मामले पर गहरी निज़र तो रखते हैं, लेकिन वो ख़ुद ये भी कह रहे हैं कि कमज़ोर हिकमत अमली दिखाई देती है उन पुलिस एहलकारों की जो कि दोनों स्पॉट पर मौजूद थे। एक मरने वाला अब्दुर्रहमान है और फिर दूसरा अमीनुल हक। ये दोनों एहलकार शाहीन फोर्स में तैनात हैं। एक गाड़ी को इन्होंने गुजरते हुए देखा जिसमें से एक खातून की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। गाड़ी को रोका जाता है बकौल इनके कि जी एक खातून उतरकर उस गाड़ी से चली जाती हैं और फिर फ्रंट सीट पर अब्दुर्रहमान जो पुलिस एहलकार है वो बैठ जाता है और ड्राइविंग सीट पर खुर्रम निसार बैठा हुआ है और उसने गाड़ी के तकरीबन 3 चक्कर जो है वो मुख्तलिफ मकामात के लगाए। लेकिन इस दौरान इन दोनों पुलिस एहलकारों के पास इतना वक्त मौजूद था कि जब खुर्रम के पास असला मौजूद है तो 15 पर फ़ौरन इत्तला करें या वायरलेस पर फ़ौरन इत्तला करें कि मज़ीद नफरी को भेजा जाए। गाड़ी में मौजूद जो शख्स है उसके पास असला मौजूद है, तो इस तरह की फ़ौरी तौर पर इत्तला दी जा सकती थी, लेकिन वो नहीं दी गई। जब ये गाड़ी रुक जाती है और पुलिस एहलकार एक वीडियो के अंदर खुर्रम से तफ्तीश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो 1.5 मिनट की वीडियो है। उस 1.5 मिनट की वीडियो के दौरान मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। वीडियो ज़रूर बनाते रहे पुलिस एहलकार, लेकिन उसको हथकड़ी लगाने की कोशिश कहीं नज़र नहीं आती। पुलिस का ये कहना है कि जी अब मुल्जिम की तलाश की जा रही है। सफ़ेद रंग की एक गाड़ी है, उसमें जो है वो फ़रार हुआ है, क्योंकि जब ये वाक़या रुनुमा हुआ था उसके फ़ौरन बाद उसने अपने 2 रिश्तेदारों से रब्ता किया है फ़ोन करके। उन दोनों के नंबर जो हैं वो ट्रेस किए पुलिस ने और शाम के औकात में उन दोनों रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया था। अब उनसे भी तफ्तीश की जा रही है कि खुर्रम ने क्या बात की। क्या तफसीलात इकट्ठी कर पाई है, कौन है ये खातून, इस बारे में कुछ मालूम हो पाया? जी देखें, ये इस मामले को मज़ीद मशकूक बनाता है कि ताहाल पुलिस की जानिब से वो खातून सामने नहीं लाई गई हैं, ना ही पुलिस अभी तक उस खातून के बारे में कुछ बता पा रही है कि वो कौन खातून थी, उस गाड़ी में थी भी या मौजूद नहीं थी, या फिर ये अमीनुल हक जो पुलिस एहलकार है सिर्फ वो जो है वो एक कहानी जो है वो सुना रहा है। तो अभी तक इस बात को भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर इसी तरह पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि जी मुल्जिम काफ़ी शातिर है और खुर्रम ने इस वाक़े के बाद फ़ौरन ये गाड़ी जिसमें वो सवार था काले रंग की, वो जाके खड़ी की है घर में और दूसरी गाड़ी उसने ली है और उसमें सफ़ेद रंग की गाड़ी में वो लेके फ़रार हुआ है। इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि जी तमाम एयरपोर्ट्स पे, तमाम हाईवेज़ पे उन्होंने इत्तला दे दी है कि मुल्जिम के हवाले से कोई भी चीज़ सामने आए तो फ़ौरी तौर पर इत्तला दी जाए। आवाम की भी मदद उन्होंने ली है, आवाम से भी दरख्वास्त की है कि मुल्जिम के हवाले से जो कुछ वो जानते हैं वो फ़ौरी तौर पर जो है वो बताएँ। उसके घर पर रेड किया गया है, उसके 2 रिश्तेदार हैं जो कि क्लिफ्टन में ही रिहाइश पजीर हैं, उनके घरों पे भी रेड्स हुआ है ताकि पता किया जा सके कि खुर्रम इस वक्त कहाँ है, लेकिन ताहाल पुलिस इस मुल्जिम को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अहमद, कल भी हम इसी सिलसिले में बात कर रहे थे, ये जो बढ़ते हुए जुराइम है ये किसकी नाकामी है? लोगों को कानून का डर खत्म हो चुका है, जिसका दिल चाहता है कानून हाथ में ले लेता है। पुलिस इस बारे में कर क्या रही है कि बढ़ते हुए वाकयात को रोक सके? जी देखिए, एक तो ये केस है कि इसने तल्ख कलामी के बाद गोली चला दी। एक शहर में वो जुर्म है जो कि स्ट्रीट क्राइम, जिसमें 90 से ज़ायद शहरी रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। ये एक बड़ी फिगर है, माजी में इतनी फिगर नहीं थी। ये फिगर भी मुसलसल जो है वो बढ़ रही है। पुलिस हुक्काम दावे करते हैं, शाहीन फोर्स भी इसीलिए बनाई गई थी कि स्ट्रीट क्राइम को काबू किया जा सकेगा। अहमद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा। अपना ख्याल रखिए।